Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a topic that is kidney cancer. So kidney cancer, as we all know that it is under the oncology. So kidney में अगर कोई कैंसर हो जाता है that is known as kidney cancer. So simply हमें पता है कि कैंसर क्या है, definition of कैंसर क्या है. The basic definition of cancer is abnormal growth of the cells. जब सेल्स अपने आप को एबनॉर्मली और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करते हैं और रुकते नहीं है, एक पॉइंट पे उनको रुक जाना चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि वो कहीं रुक नहीं रहे हैं और कंटिन्यूअस उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है. तो उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एबनॉर्मल कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ दी सेल्स को हम कैंसर बोलते हैं. अगर यही प्रोसेस आपकी किडनी में कंटिन्यूअस हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, किडनी कैंसर. तो इंट्रोडक्शन देखने से पहले वी हैव टू नो द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी. तो देख लेते हैं. सो किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि नंबर्स में 2 होती है. अगर पेयर्स में देखें तो वी आर हैविंग 1 पेयर ऑफ द किडनी. इसको हम रीनल भी बोलते हैं मेडिकल वर्ड में, टर्मिनोलॉजीज में. अगर किडनी को हम कट करें तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है. तो ये जो डार्क ब्राउनिश कलर का पोर्शन आप देख रहे हो, दिस डार्क ब्राउनिश कलर पोर्शन इज नोन एज कॉर्टेक्स. ये वाला मैं कलर कर रही हूँ, देखो ये डार्क ब्राउन पोर्शन क्या है, आपका कॉर्टेक्स है. तो कॉर्टेक्स इज हैविंग millions of the functional unit of the kidney, that is nephron. तो नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जो कि किडनी के अंदर का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं. दीज ऑल आर नेफ्रॉन्स. तो बेसिक फंक्शन किडनी का क्या है, दैट इज फिल्ट्रेशन. ओके, तो नेफ्रॉन कैसे दिखते हैं ये देख लेते हैं. सो ये जो पाइपलाइन स्मूथ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, स्किनी स्ट्रक्चर, ये आपका नेफ्रॉन है. ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स से स्टार्ट तो होता है पर थोड़ा पोर्शन इसका नीचे भी जाता है. इस नीचे वाले पोर्शन को, जिसमें आपको पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये नीचे वाला पोर्शन है मेडुला. तो मेडुला जो है वो थोड़ा पोर्शन कैरी करता है. यहाँ पे देख लो, यहाँ से मेडुला स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ा पोर्शन कैरी करता है किसका, नेफ्रॉन्स का. अब नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है. तो अगर नेफ्रॉन की जगह पे कैंसर होगा तो हम कहेंगे कि वो मेडुला पे कॉर्टेक्स के अंदर कैंसर हो गया है. और अगर इस पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हुई तो हम क्या कहेंगे, मेडुला के अंदर कैंसर हो गया है. मेडुला जहां पर भी एंड होता है वहां से एक और ब्रॉड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पेल्विस, जिसको हम कंप्लीटली रीनल पेल्विस बोलते हैं. ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो पूरा पोर्शन, ये आपका रीनल पेल्विस है. रीनल पेल्विस का काम क्या है कि जब नेफ्रॉन आपके पूरा फिल्ट्रेशन करके यूरिन फॉर्मेशन कर देते हैं तो वो रीनल पेल्विस के अंदर उस यूरिन को सेंड करते हैं. So renal pelvis basically a pathway to transfer urine from the nephron towards the urinary bladder. तो यूरिनरी ब्लैडर में जाने से पहले यूरिन किसी पाथवे से होके गुजरता है. उस पाथवे को हम यूरेटर्स बोलते हैं, जो कि 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट साइड एंड अदर वन इज राइट साइड. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट करता है आपकी पेल्विस और आपकी यूरिनरी ब्लैडर को साथ में. जब आपका यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है तो वो एक छोटे से पाइपलाइन स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, वहां से आउट हो जाता है. तो देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं. पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, जिसको हमने मेडुलरी एरिया बोल दिया. नेफ्रॉन्स जो कि आपके कंप्लीट एज में हैं किडनी के, तो इनको हमने क्या बोल दिया, ये हमारे कौन हो गए, ये हमारे फंक्शनल यूनिट हो गए किडनी के. आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. आगे चलते हैं, देखते हैं कि किडनी कैंसर क्या है. सो किडनी कैंसर या रीनल कैंसर एक तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स है, बता चुकी हूँ, जो कि आपकी किडनी के किसी भी पार्ट में हो रहा है. फिर चाहे वो नेफ्रॉन हो, फिर चाहे वो कॉर्टेक्स का कोई पार्ट हो, फिर चाहे वो पेल्विस हो, फिर चाहे वो मेडुला हो, फिर चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो, पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका किडनी के अंदर ट्यूमर हो सकता है. सो रीनल मीन्स होता है किडनी,
कैंसर मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। इसके और भी नेम है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा यानी कि किडनी के सेल का कार्सिनोमा यानी कैंसर, या किडनी कार्सिनोमा या किडनी कैंसर, ये बहुत कॉमन नेम्स हैं। साथ ही साथ जो अदर नेम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज हाइपर नेफ्रोमा। हाइपर मीन्स होता है बहुत ज्यादा, नेफ्रोमा मीन्स होता है नेफ्रॉन के सेल्स। तो नेफ्रॉन के सेल्स जब एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं, दैट इज हाइपर नेफ्रोमा। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द रीनल, ये सारे कॉमन नेम्स हैं। अगर आपको एग्जाम में ये नेम्स आ जाते हैं तो भी आपको रीनल कैंसर के बारे में ही लिखना है। अब अगर बेसिकली देखा जाए तो हर कैंसर दो पार्ट में डिवाइड है, दो तरह का होता है। एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन वो कैंसर है जो कि अपने आप को आसपास के एरिया में स्प्रेड नहीं कर पाते। इस एरिया में है तो इसी एरिया में सिचुएटेड रहेंगे और वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कहीं पे नहीं करेंगे। वाइल मैलिग्नेंट उसका जस्ट अपोजिट है, वो आसपास के एरिया में इजिली स्प्रेड हो सकता है, मेनली विद द हेल्प ऑफ द ब्लड सप्लाई। बिनाइन और मैलिग्नेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? बिनाइन और मैलिग्नेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे सेल्स के जीन होते हैं BRCA1 एंड 2, BRCA1 होते हैं जो कि आपके ट्यूमर सेल्स को बनने नहीं देते। ये एक तरह के जीन है जो कि हर सेल में आपको मिलेगा और वो ट्यूमर सेल्स को बनने नहीं देगा। वाइल BRCA2 क्या है, ये आपके एक तरह के जीन है, ये भी एक तरह की जीन है जो कि एक्स्ट्रा सेल्स को मार देते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को किल कर देते हैं। तो जिन लोगों में BRCA2 की कमी होती है या BRCA2 जीन में कोई प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में मैलिग्नेंट कैंसर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स नहीं जा रहे। अगर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स बनना स्टार्ट हो गए तो वो कंटिन्यूअस बन रहे हैं और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं बचा। समझ गए आई थिंक आप? इस तरह के जीन जो हैं अगर नहीं होते हैं आपके अंदर अच्छे से तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। ये था बेसिक हमारा नॉलेज के लिए, केवल आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। सो टाइप ऑफ द डिजीज, कैसे डिजीज है ये? इट इज अ टाइप ऑफ फेटल डिजीज। फेटल मीन्स होता है डेडली डिजीज। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंसर मैलिग्नेंट हो गया तो ये आसपास के एरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ट्यूमर कर सकता है आसपास के एरिया में। क्यों कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि जब कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल्स होती रहेगी तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाएंगे सेल्स, है ना। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलुलर एक साथ इकट्ठा हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ पे वेट बहुत ज्यादा हो गया है तो जो नीचे के सेल्स हैं जिन पे प्रेशर पड़ रहा है वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं। जहां जहां भी ब्लड सप्लाई के थ्रू वो जाएंगे और जहां जहां भी वो स्टे कर जाएंगे वहां वहां कैंसर फैल जाएगा। इस तरह से मैलिग्नेंट कैंसर आपका फैलता है। सो एक तरह की डेडली डिजीज है। देन कंट्रोल हो सकता है व्हेन यू आर अवेयर फॉर द प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। आपको हर 6 मंथ में अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना है, दैट इज द मेन प्रिवेंशन। वो हम आगे देखेंगे। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि किडनी कैंसर क्या है? यूजुअली एक तरह का कैंसर है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स है जो कि अराइज हो रहा है कहाँ पे? किडनी के अंदर। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक तरह का मास है, सिंगल मास है, क्योंकि स्टार्टिंग तो थोड़े से होती है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इतना ज्यादा डिवाइड हो जाता है कि ये दोनों किडनी को मेटास्टेसिस कर सकता है, लाइक दोनों किडनी में जा सकता है। ठीक है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एंड सीवियरिटी। सो दोनों किडनी में जाने का मतलब क्या है कि ये स्टेज 4 हो गई। 4th स्टेज में अगर मेटास्टेसिस कैंसर है तो 4th स्टेज में वो पूरे बॉडी में फैल सकता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द किडनी कैंसर। तो मेनली हमारे पास कितने टाइप्स के किडनी कैंसर्स हैं? 6 मेन टाइप के किडनी कैंसर्स हैं। अदर्स भी होते हैं बट हमने मेन टाइप्स के किडनी कैंसर ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट है आपका रीनल सेल कार्सिनोमा या रीनल सेल कैंसर भी हम इसे बोलते हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा बहुत ही कॉमन कैंसर है जो कि बहुत इजीली लोगों में मिल जाता है। कॉमन है इसलिए इसका परसेंटेज बहुत हाई है, दैट इज 85%। मेनली ये एडल्ट्स में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे हमारी इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर के जो इम्यून सेल्स हैं
उनको रोकना चाहिए एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को, जो वो नहीं रोक पाते। साथ ही साथ इसका मेन लोकेशन कहाँ है? नेफ्रॉन्स के अंदर। मतलब आप कह सकते हो कि ये कौन से एरिया में आपको मिलेगा? ये आपको कॉर्टेक्स एरिया में मिलेगा। सो renal cell carcinoma is mainly found in the cortex area of the kidney. Next है आपका विलियम्स ट्यूमर। विलियम्स ट्यूमर जो है आपका, ये बहुत ही कम, बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। रेयर इसलिए भी है क्योंकि ये सिलेक्टेड एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है, डेट इज चिल्ड्रन। 1 से 4 एज के 1 to 4 ईयर्स के बच्चों में ये देखने को मिलता है। मेनली ये ट्रीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आपके ड्रग्स चलते हैं एंड रेडिएशन थेरेपी में आपकी लेजर बीम्स या ट्यूमर को बर्न करने वाले, श्रिंक करने वाले या ट्यूमर को खत्म करने वाले कुछ रेडिएशंस या बीम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका सार्कोमा। ये भी एक तरह का किडनी कैंसर है जो कि बहुत कॉमन नहीं है। इट इज ऑल्सो रेयर, दैट्स वाई इट इज हैविंग द परसेंटेज दैट इज 0.8 to 2.7% ओनली। मेनली ये किडनी के किसी भी एरिया में देखने को, बाहर के एरिया में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर है किडनी का। ये कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर है तो इसके अंदर एबिलिटी होती है बहुत गंदी वाली कि ये फिर से आ सकता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? टिश्यूज जो एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है, तो ये दोबारा रिकरेंट आ सकता है। और मेनली इसका जो आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट है वो या तो कीमोथेरेपी चलती है, अगर नहीं पॉसिबल है तो हम पूरी किडनी को ही रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या कैंसर। तो ट्रांजिशनल सेल कैंसर जो है हमारा, इट इज ऑल्सो अ मीडियम, लाइक हम कह सकते हैं कि मिलता भी है, नहीं भी मिलता है देखने को। दैट्स वाई इट इज हैविंग 5 से 10%। कहाँ मिलता है? रीनल पेल्विस में मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहले ही बता दिया था कि वेयर इज द रीनल पेल्विस, दिस पोर्शन जिसमें यूरिन आता है और यहाँ से यूरिन पास होकर के यूरेटर्स में जाता है एंड देन आपकी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ये ब्रॉड पोर्शन है हमारा रीनल पेल्विस। ये देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द रीनल पेल्विक सेल्स हो गए हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर दोनों का ही कॉम्प्लिकेशन है, कह सकते हैं। या कह सकते हैं कि ये एक तरह से दोनों का ही, मैं बोल सकती हूँ कि कॉज, आप कह सकते हो कि एक तरह का कॉज भी है दोनों का। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ट्यूमर हो जाएगा और ये ट्यूमर इंक्रीज हो जाएगा तो यूरिन पास नहीं हो पाएगा। तो जब यूरिन पास नहीं हो पाएगा तो आपकी किडनी की सेल्स डैमेज होने लगेंगे बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द यूरिन। और बाद में क्या होगा? सेल्स डैमेज की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाएगा। अगर आपको एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर देखना है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने उस पर भी वीडियोस बना रखी हुई है। नेक्स्ट है आपका क्लियर सेल रीनल कार्सिनोमा। तो ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन ये होता है, 80 से 85% ये मिलता है देखने के लिए। साथ ही साथ ये कहाँ मिलता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? रीनल कॉर्टिकल्स यानी कि रीनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। मतलब ये नेफ्रॉन को कह सकते हैं टारगेट करता है। एक तरह का ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि देखो नेफ्रॉन के अंदर हमारी ब्लड सप्लाई आती है, तो जब ये नेफ्रॉन को कवर करेगा तो ये इसके सेल्स ब्रेक डाउन होकर के ये ब्लड सप्लाई में भी जा सकते हैं। जब ये ब्लड सप्लाई में जाएंगे तो ब्लड सप्लाई के थ्रू ये अदर ऑर्गन्स में भी चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा। ये सेकंड मोस्ट लीडिंग कैंसर है, मतलब रीनल कैंसर के अंदर ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो कि 10 से 15% आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? डिस्टल ट्यूब में देखने को मिलेगा। ये है आपकी डिस्टल ट्यूब। इसका भी मेन फंक्शन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेज देती है और यूरिन को बनाने में हेल्प करती है। सो एक तरह से ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट है टोबैको यूसेज। तो टोबैको और स्मोक का मैं एक साथ बताने वाली हूँ। टोबैको यूज और स्मोक यूज जो भी करते हैं, जो भी टोबैको लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो लोग जो स्मोकिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, उनको किडनी कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि टोबैको के अंदर या कह सकते हैं कि स्मोक के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कार्सिनोजेंस
केमिकल्स, ठीक है। कार्सिनोजेंस केमिकल्स वो होते हैं जो जीन को, जो हमारे जीन है जो कि कैंसर्स को रोकते हैं, उन जीन को हार्म कर देते हैं और जीन की कैपेबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं। तो जब कैंसर को रोकने वाले जीन ही नहीं बचेंगे तो कैंसर तो हो ही जाएगा, राइट। तो कौन कौन से हमारे वो हार्मफुल सब्सटेंस हैं या केमिकल्स हैं? एक तो है आपका नाइट्रोसमाइड एंड दूसरा है आपका बेंजीन, ठीक है। ये दोनों मोस्ट कॉमन इस एक केमिकल्स हैं जो कि आपको टोबैको और स्मोक में मिलते हैं, और ये आपके ट्यूमर को सप्रेस करने वाले, ट्यूमर को किल करने वाले जीन को कह सकते हैं कि स्लो कर देते हैं और उसको अफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी। तो ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर किडनी के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि रीनल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे जीन सप्रेस हो जाते हैं जो कि रीनल कैंसर को रोक नहीं पाते। नेक्स्ट है आपका एज फैक्टर। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, वैसे मैं आपको बता दूं कि रीनल कैंसर रिसर्च के अकॉर्डिंग 50 से 70 एज के लोगों के बीच में मिलता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो रहा है और हमारे वो जीन का पावर भी डिक्रीज हो रहा है जो कि हमारे ट्यूमर को रोकने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को हुआ या उनके पेरेंट्स को हुआ था या उनके पेरेंट्स को हुआ था तो सेम जीन तो आपके अंदर भी है। मतलब अगर आपके ग्रैंडफादर को रीनल कैंसर हुआ था, इसका मतलब उनके जीन रीनल कैंसर को रोकने के लिए थोड़े से वीक है। वही जीन आपके फादर में आ गए और वही जीन आपके अंदर आ गए तो आपको चांसेस हो सकते हैं रीनल कैंसर के लिए। नेक्स्ट है आपका हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट, एंड वो डाइट जो कि आपको ओबेसिटी यानी कि ओबेस करती है, मोटा करती है, ठीक है। तो ओबेसिटी का जो रीजन है वो सेम इसमें भी आएगा, ड्यू टू दी हाई फैट डाइट हाई प्रोटीन डाइट। यहाँ पे देखो मैंने आपको प्रोटीन का भी ओबेसिटी में बताया था। हाई फैट और प्रोटीन डाइट की वजह से क्या हो रहा है कि सेम ओबेसिटी की कंडीशन आ रही है और आपको किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ फेनासिटिन। तो ये एक तरह का ड्रग होता है जो कि एनाल्जेसिक्स के पेन किलर के अंदर में आता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ये जो विक्स कोल्ड टैबलेट्स होती हैं, ठीक, ये भी इसी के अंडर में आ रही हैं। ये या पैनाडोल टाइप की ये जो टैबलेट्स होती हैं ये भी एनाल्जेसिक्स होती हैं। इनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है कि ये आपके अंदर कह सकते हैं रीनल कैंसर कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि इनका भी सेम काम क्या है कि ये हमारे कार्सिनोजेंस केमिकल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे कार्सिनोजेंस केमिकल्स कौन से हो गए? नाइट्रोसमाइड या बेंजाइन या और भी बहुत सारे होते हैं जिनको ये इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। और ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि हमारे अंदर के उन जीन्स को सप्रेस करते हैं जो कि ट्यूमर को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका BRCA1 डिफेक्ट। यहाँ पे डिफेक्ट ऐड कर देना। BRCA1 डिफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि BRCA1 का मेन काम क्या है कि वो ट्यूमर सेल्स को बनने नहीं देते। BRCA2 का काम क्या है कि ट्यूमर सेल्स अगर बन गए तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो BRCA1 BRCA2 आप दोनों ऐड कर सकते हो, ठीक। इसमें BRCA1 में कोई डिफेक्ट आ गया तो ट्यूमर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, क्यों बनना स्टार्ट हो जाएंगे? मान लो आपको कहीं पे इंजरी हुई, मान लो ये आपका कोई ऑर्गन है, यहाँ पे इंजरी हुई, तो इंजरी वाले टिश्यूज को हट करके हेल्दी वाले टिश्यूज रिप्लेस होने चाहिए, है ना। मान लो ये इंजर्ड वाले टिश्यूज थे, अब इनको क्या करना है? बॉडी को हटाना है और इनकी जगह पे फ्रेश टिश्यूज लाने हैं। मान लो BRCA1 काम नहीं कर रहा है तो फ्रेश टिश्यूज जब आना स्टार्ट होंगे तो वो कंटिन्यूअस बढ़ते चले जाएंगे और BRCA1 उन्हें रोक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स कौन से होते हैं? वो ड्रग जो आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करते हैं, सप्रेस करते हैं। ये हम तब देते हैं जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दें, कोई नया ऑर्गन हमने आपकी बॉडी में लगाया है ना, रिप्लेसमेंट किया है किसी ऑर्गन का, तो हमने इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी उस ऑर्गन को फॉरेन ऑर्गन समझे, वो मैच ना कर पाए उसे, फॉरेन ऑर्गन समझे और आपके अंदर एंटीबॉडीज बना करके उस नए वाले ऑर्गन को मारना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस वजह से इम्यून सप्रेसेंट ड्रग हम देते हैं। मान लो इम्यून सप्रेसेंट ड्रग की वजह से क्या हुआ कि
आपके अंदर जो टिश्यू डैमेज हुए थे उनके अंदर रिप्लेसमेंट हुआ और वो रिप्लेसमेंट बढ़ता चला गया और आपके इम्यून सप्रेसेंट ड्रग जो है वो एक्टिव ही नहीं हुए, सॉरी इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव नहीं हुआ एंड एट लास्ट क्या हो गया कि प्रॉब्लम ये हुई कि आपको किडनी कैंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका डायलिसिस। सो डायलिसिस हम कब कराते हैं? व्हेन वी आर हैविंग एनी लाइक एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर, तो इन सब कंडीशन में हम फॉलो करते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कदार क्या होता है कि डायलिसिस के थ्रू हमारे जो सेल्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ रिसर्च बताते हैं कि डायरेक्टली डायलिसिस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक कह सकते हैं कि इट इज अ हब ऑफ द डिजीज कंडीशंस। तो डायबिटीज अपने आप में ही एक हब है। तो डायबिटीज में कौन से सेल्स माल फंक्शन करने लगे या कंप्लीट फंक्शन ना कर पाए, या हम कह सकते हैं कि जब आपका कंटिन्यूअस ग्लूकोज लेवल हाई मिलता है, हाई रहता है डायबिटीज में, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो जब ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा और वही इम्यून वाली प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। सो इम्यून सिस्टम ही BRCA1 को एक्टिवेट कराते हैं, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। इम्यून सिस्टम ही BRCA1 और BRCA2 को एक्टिवेट कराते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, इनको मार दो, फॉरेन सेल्स आ गए, इनको मार दो। तो पहले आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब आपका BRCA1 BRCA2 काम करता है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहेगा तो आपका BRCA1 BRCA2 काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेड डिजीज। इनहेरिटेड डिजीज मीन्स होता है हेरिडिटी वाली डिजीज, यानी कि आपके जीन में कुछ म्यूटेशंस हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपका जीन ठीक से काम नहीं कर पाए। इम्यून सप्रेशन ड्रग्स का ये एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन। ये ड्रग जो है वो काफी इम्यून सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमेशा की तरह ईटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, मैंने आपको बताया ना अभी ईटियोलॉजी में या रिस्क फैक्टर में जितनी भी चीजें बताई, मैंने आपको बताया ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके जीन को क्या कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं, सप्रेस कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जीन, जब आपका जीन में कोई प्रॉब्लम हुई, म्यूटेशन हुआ, यानी कि जीन में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस हुए, एबनॉर्मल चेंजेस की वजह से आपके ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या हो गए, डिसबैलेंस हो गए। फॉर एग्जाम्पल VHL, आपका BRCA1 BRCA2, ये सारे जीन के एग्जाम्पल हैं जो कि आपके इम्यून को जो आपके ट्यूमर को सप्रेस करने में और एंड करने में उनका काम करते हैं। तो इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, आपके जीन में चेंजेस हुए, जीन डिसबैलेंस हो गए, और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए ये सारे जीन क्या हो गए, डिसबैलेंस। डिसबैलेंस होने की वजह से क्या हो गया कि जब सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना किसी भी वजह से शुरू हुई तो आपके जो जीन है वो उसको रोक नहीं पाए, और वो नॉर्मल सेल जो है एबनॉर्मल सेल बनने में टाइम नहीं लगा पाए और वो ट्यूमर सेल्स बन गए। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होता गया और आपके जीन रोक नहीं पाए। कंटिन्यूअस इटियोलॉजी की वजह से क्या हो गया, ट्यूमर सेल फॉर्म हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी की वजह से, बहुत सारी इटियोलॉजी की वजह से आपके जीन पे असर आया, जीन के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस हुए जिनको हमने म्यूटेशन बोल दिया। एबनॉर्मल चेंजेस की वजह से जीन डिस्टर्ब हो गए। एग्जाम्पल VHL, BRCA1 BRCA2 जीन, ये सारे जीन डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब होने की वजह से वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को नहीं रोक पाए, जिन्होंने अपने आप को ट्यूमर बना दिया। ट्यूमर बनाने के बाद वो बढ़ते गए, मेटास्टेसिस होते गए ड्यू टू द कंटिन्यूअस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। कंटिन्यूअस इटियोलॉजी की वजह से वो बढ़ते गए और बाद में उन्होंने एक बड़ा से ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेजेस। सो वी आर हैविंग 4 स्टेजेस। तो ऑब्वियसली कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं। अगर इमेज देखो तो आप कितनी ज्यादा कैंसर स्प्रेड हो रहा है ये देख सकते हो। फर्स्ट स्टेज है आपकी जिसमें आपका कैंसर इजीली डिटेक्ट हो सकता है। कैंसर बहुत ज्यादा इसमें बड़ा नहीं है, 7 सेंटीमीटर या उससे कम उसका साइज है। सो ये स्मॉल होता है लेकिन डिटेक्टेबल होता है। लिमिटेड होता है किडनी के अंदर, जिस भी एरिया में है उसी एरिया में सिचुएटेड रहेगा और इधर उधर नहीं फैलेगा, उसे हम स्टेज 1 कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में 7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है उसका साइज, या 7 सेंटीमीटर ही रहता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है उसका साइज। स्टिल ये आपकी किडनी के अंदर लिमिटेड रहता है और इधर उधर स्प्रेड नहीं होता है। स्टेज 3 जो है वो बताती है कि आपका ये जो कैंसर है
इसका जो साइज है अब वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो कितना ज़्यादा बढ़ गया है साइज? ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपके किडनी के आसपास जो लिम्फ नोड होते हैं वो अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। देखो यहाँ पे ये लिम्फ नोड था, ये ग्रीन से ब्लू हो गया, यानी कि कैंसर इसमें आ गया। अच्छा, लिम्फ नोड होते क्या है? हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड का काम क्या है कि हमारे इम्यून सेल्स को कैरी करते हैं। हमारे लिम्फ नोड टी सेल और बी सेल जो कि हमारे इम्यून सेल्स कहलाते हैं, उनको कैरी करते हैं, उनको एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, हर ऑर्गन के पास। तो अभी क्या हुआ कि इम्यून सेल्स इसमें थर्ड में इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारी सबसे सीवियर और सबसे लास्ट स्टेज है, दैट इज स्टेज 4। इसमें क्या हो रहा है कि अब ट्यूमर जो है वो अपना साइज इतना बढ़ा लेगा कि वो हमारे लिम्फ नोड के साथ साथ उसके आसपास जो ब्लड सप्लाई है, जो वेन्स है, उसमें भी चला जाएगा। जब वो वेन्स के अंदर चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो पूरी ब्लड सप्लाई के अंदर घूमने लगेंगे उसके सेल्स। जब वो पूरी ब्लड सप्लाई के अंदर घूमने लगेंगे तो डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो जाएगा। मतलब ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में जाता है ना, तो चाहे वो लीवर में गया हो, कैंसर सेल चाहे ब्लड के साथ लीवर में चले गए हों, चाहे लंग्स में चले गए हों, चाहे बोन में चले गए हों, चाहे ब्रेन में चले गए हों, चाहे हार्ट में चले गए हों, जहां पर भी वो कैंसर सेल्स ब्लड के थ्रू जाएंगे वहां पर कैंसर फैल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीनल कैंसर टिल स्टेजेस। सो आज हमने क्या डिस्कस किया? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, then causes, then risk factors, then stages, then types of the renal cancer. Next वीडियो में हम TNM क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, देन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।